मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो आज अपन बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर होने वाला है, इससे संबंधित मैं आपको सबसे पहले पैटर्न बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, फिर सिलेबस पे बात करेंगे और फिर लास्ट में मैं आपको महत्वपूर्ण पर्सन भी बताऊंगा। तो सभी की सभी चीज़ें वो इसी वीडियो में कवर होंगी, तो आप इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, आपको पूरा देखना है कंप्लीट वीडियो। और लास्ट में अगर आप डायरेक्ट महत्वपूर्ण पर्सन देखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लो और फिर आगे से महत्वपूर्ण पर्सन देख लो। लेकिन इससे पहले आपको एग्जाम पैटर्न भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा आपका। ठीक है। और टेलीग्राम पर इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो उसका जो लिंक है टेलीग्राम का लिंक वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर से ज्वाइन कर लेना है। फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें आपका पेपर किस हिसाब से आएगा, तो पेपर आपका है वो टोटल 150 नंबर का होगा। 150 नंबर किस तरीके से डिवाइड होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का 100 नंबर का आपका जो पेपर होगा, मतलब जो रिटर्न पेपर होगा। और ये बात बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को ये समस्या सामने आ रही है कि पेपर एमसीक्यूज टाइप होगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब लिखने वाला होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये पेपर अब जो सेकंड सेमेस्टर के सभी पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब सभी पेपर में आपको लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर। ठीक है। तो 100 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब जिसमें आपको लिखना होगा, और 50 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होते हैं उनका होगा। तो ये फिजिक्स का पेपर है वो कितने नंबर के होंगे, टोटल 150 नंबर के होंगे, जिसमें 100 नंबर का तो आपका पेपर होगा और 50 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होगा। ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो 150 में से आपको पास होने के लिए टोटल अंक चाहिए 60। ठीक है। 60 कैसे, मतलब अब क्या कर दिया, पहले तो होता था 36% के आसपास, अब 40% आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए। तो एक आपको नंबर चाहिए टोटल 60 नंबर इस एग्जाम को पास होने के लिए, जिसमें से आपको 40 नंबर थ्योरी में लाने होंगे प्लस 20 नंबर आपको कम से कम प्रैक्टिकल में लाने होंगे, या फिर दोनों में मिलाकर भी अगर आप 60 अंक प्राप्त कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। तो ये कुछ इस प्रकार से जो आपका एग्जाम में आपको पास होने के लिए 60 नंबर मिनिमम चाहिए, जिसमें 40 नंबर के प्रैक्टिकल, सॉरी 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा। थ्योरी के पेपर में आपके 40 नंबर और 20 नंबर मिनिमम है ये, मतलब, और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आने चाहिए पास होने के लिए। अगर आप दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है। इस एग्जाम को अगर पास करते हो तो आजकल क्रेडिट मिलने लग गया आप पेपर के अंदर, तो आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट एक पॉइंट सिस्टम समझ लो, स्टार सिस्टम। आप किसी भी शो वगैरह देखते हो, इसमें जो स्टार रेटिंग दी जाती है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इस तरीके से। तो ये जो 1 क्रेडिट है वो 25 नंबरों 25 मार्क्स के इक्वल है, 25 नंबरों के बराबर है। मतलब अगर आपने 25 नंबर प्राप्त किए हैं इस एग्जाम में फिजिक्स वाले में, तो आपको 1 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। ठीक है। अगर आपने 50 अंक प्राप्त किए तो 2 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, और 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लेते हो तो आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। तो आपको सारी चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। देखो साफ साफ लिखा है, जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। अब ये पेपर आएगा किस हिसाब से, ये पेपर 2 भागों में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर आपके जितने भी, मतलब छोटे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10% पूछे जाएंगे आपको इसके अंदर। ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा उसमें चारों यूनिट से एक एक पर्सन आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब चारों यूनिट से अथवा में 2% आएंगे, आपको ए करना होगा। और जो पार्ट ए होगा उसमें 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो करने होंगे। तो सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप सिलेबस को देख लीजिए। तो जब पेपर का नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो क्या आएगा, वेक्टर फील्ड से रिलेटेड, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलर वेक्टर फील्ड होती है ना, सदिश गुणांकों से संबंधित हो गया है ना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड में जो गाउस डाइवर्जेंस और स्टोक्स की थ्योरम है वो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, और गाउस का नियम है, और इन्वर्स लॉ, गाउस के द्वारा जो इन्वर्स लॉ दिया गया वो है। ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गाउस लॉ, तो गाउस लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है उस पर बात की गई है। अब बात करें जो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो सेकंड लेक्चर आता है वो किसका आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। विद्युतीय धारा से संबंधित आता है। ठीक है। जिसमें आपको इन्वर्जन ऑफ चार्ज, मतलब जो आवेश होता है उसका इन्वर्जन, पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित, क्लासिकल ऑफ रेडियस इलेक्ट्रॉन, तो ये सभी क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर सेकंड आता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत जो धारा उसका संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है। यूनिट नंबर थर्ड में
मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो लॉरेंज का फोर्स का बल का जो नियम है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, एम्पियर लॉ हो गया, मतलब लगभग वही क्वेश्चन है जो आपकी 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक हुआ करती है उसमें जो लास्ट के चैप्टर होते थे वही वाले पर्सन है। और यूनिट नंबर 4 में है मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कुछ जिसमें मैक्सवेल का नियम आएगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह से संबंधित पर्सन आएंगे। तो ये सभी जो हैं वो इंपॉर्टेंट सिलेबस है। अब बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कराऊंगा। पहले हिंदी मीडियम के वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़े आगे जाके हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा और आगे सरका लेना। इंग्लिश मीडियम वालों के लास्ट में करवाया मैंने। पहला क्वेश्चन बात करें, सदिश क्षेत्र के विचलन की व्याख्या करें और कोटाइसन समन्वय प्रणाली में विचलन की अभिव्यक्ति को घटाएं और इसके भौतिक महत्व को समझाएं। तो सदिश क्षेत्र का जो विचलन है उसकी व्याख्या करनी है और कोटाइसन के समन्वय प्रणाली का विचलन की अभिव्यक्ति को बताना आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्केलर क्षेत्र की ढाल को समझाइए तथा इसकी अभिव्यक्ति का पता लगाइए। स्केलर का जो होता है अदिश राशियों के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अदिश क्षेत्र को समझाना है, आपकी अदिश क्षेत्र के ढाल को समझाना है और इसकी अभिव्यक्ति को आपको पता लगाना है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो आपका गॉस विचलन प्रमेय का कथन लिखें और इसे साबित करें। तो गॉस विचलन प्रमेय है उसके कथन को लिखना है और इसे क्या करना आपको साबित करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विद्युतीय द्विध्रुव से आपका क्या अभिप्राय है। बिंदु P R10 पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता की अभिव्यक्ति को घटाएं और यह भी साबित करें कि अक्षीय से भूमध्य रेखा की ओर स्थिति में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। तो विद्युत द्विध्रुव से आपका मतलब आपको क्या होता है उसको अर्थ बताना आपको, और जो उसकी तीव्रता वो धीरे धीरे किस प्रकार से घटती है जब आप अक्ष से किधर के जाते हो, भूमध्य रेखा की तरफ जाते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा से आपका क्या अभिप्राय है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा क्या होती है आपको ये चीज बताना है। प्रवैद्युतिक जो ऊर्जा होती है उससे आपका क्या अभिप्राय है आपको ये बताना है। एक समान आवेशित क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की अभिव्यक्ति को घटाएं, इलेक्ट्रॉन की क्षेत्रीय त्रिज्या को भी समझाएं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा के बारे में बताना है और आवेशित क्षेत्र के लिए आवश्यक ऊर्जा की अभिव्यक्ति को भी बताना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाप्लास और पॉइसन समीकरण की अभिव्यक्ति को बताइए। तो घटाए नहीं है, ये बताए हैं यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुव क्षेत्र के बाहर और अंदर द्विविद्युत क्षेत्र और क्षमता का पता लगाए। तो ध्रुवीकरण का जो क्षेत्र होता है उसे बाहर व अंदर विद्युतीय क्षेत्र की क्षमता का पता लगाना आपको। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विद्युत संवेदनशीलता और परमाणु ध्रुवीकृत या पॉलीसियासिस मोसोटी संबंध के बीच में क्या संबंध आपको यह बताना है, ठीक है। तो द्विविद्युत संवेदनशीलता और परमाणु विद्युतीकरण व कोलिसिस के बीच में क्या संबंध आपको ये बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पैरा विद्युत माध्यम के लिए गाउस का नियम बताएं। तो पैरा विद्युत माध्यम के लिए आपको क्या बताना है, गाउस का नियम बताना है। आप बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कौन से वाला, परमाणु ध्रुवीकरण, विद्युत संवेदनशीलता व बाधित आवेश। तो इन सब क्वेश्चनों पर आपको व्याख्या करनी है, परमाणु ध्रुवीकरण, विद्युत संवेदनशीलता और वह बाधित आवेश पर। अब बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल का समीकरण लिखें, ऊर्जा के प्रवाह के लिए अभिव्यक्ति का वर्णन करें और पोलिएक्टिंग वेक्टर के भौतिक महत्व की व्याख्या करें। तो द्विविद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का समीकरण बताना आपको और ऊर्जा प्रवाह की अभिव्यक्ति को वर्णन करना है आपको। लास्ट एंड फाइनल की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चुंबकत्व की तीव्रता पर टिप्पणी करनी है आपको, चुंबकीय संवेदनशीलता पर आपको टिप्पणी करनी है, क्यूरी-विस नियम पर आपको टिप्पणी करनी है और विस्थापन धारा पे आपको टिप्पणी करनी है और पॉइंटिंग वेक्टर क्या है इसका मान लिखना है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन थे, क्या थे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे। अब बात करें अपन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ, तो सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है, एम्पियर के नियम को बताइए तथा इसे अभिभेदक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एम्पियर का क्या नियम होता है आपको इसको बताना है और इसको अभिवेदन के रूप में व्यक्त करना है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि एक समान द्विविद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन टॉर्क को अनुभव करता है लेकिन बल को नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि मुक्त अवस्था में ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग होती हैं उनका अभिलक्षणिक प्रतिबाधा 377 ओम है। अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चुंबकीय संवेदनशीलता और सापेक्ष पारगम्यता और इनके बीच में संबंध को परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय जो संवेदनशीलता होती है और सापेक्ष पारगम्यता के बीच में आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। अब बड़े 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्षेत्र क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखें। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो क्षेत्र होता है इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के जो क्षेत्र के बारे में बताना आपको यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आपको इस पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अब बढ़े 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, प्रेरित द्विविद्युत द्विध्रुव और परमाणिक ध्रुवीकरण की व्याख्या करें। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, स्केलर क्षेत्र में ग्रेटेड के भौतिक महत्व की क्या करें, व्याख्या करें। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सिद्ध कीजिए कि गाउस नियम को कूलाम के नियम से निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़े 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, द्विध्रुव आघूर्ण व परमाणुीय ध्रुवीकरण के बीच में क्या करना, आपको संबंध स्थापित करना है। अब बढ़े 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अक्ष से जीरो चुंबकीय अनुपात व बोहर मेर्गेटाइन को परिभाषित कीजिए। और 12 नंबर क्वेश्चन है, कर्ल के स्टोक्स सिद्धांत को बताइए और सिद्ध कीजिए। तो ये सभी छोटे व बड़े दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए हिंदी मीडियम वालों के। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डाइवर्जेंस of vector field and deduce the expression of divergence in the Cartesian coordinate system. Explain its physical significance. 2 नंबर क्वेश्चन है, explain the gradient of scalar field and find out its expression. अब बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, write the statement of Gauss divergence theorem and prove it. यह 3 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट P(r1) एंड ऑल्सो प्रूव द चेंज इन पोजिशन फ्रॉम द एक्सियल टू द इक्वेटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिड्यूस्ड। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मिटी चार्ज स्पेयर, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स क्लासिकल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ लेप्लास एंड द पॉइजन्स इक्वेशन। अब बढ़ते हैं अगले नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यू टू ए पोलराइज स्पेयर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पोटेंशियल को अंदर व बाहर आपको क्या, पोलराइज स्पेयर में बताना है। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी एंड एटॉमिक पोलराइज्ड और द कोशियस मोस्टी रिएक्शन। तो आपको रिलेशन बताना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी के बीच में और एटॉमिक पोलराइजेशन के बीच में। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिड्यूस द गाउस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर गाउस लॉ के नियम को क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है। अब कुछ डेफिनेशन बतानी है आपको, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी और बाउंड चार्ज। तो इन तीनों के टाइप के क्वेश्चन को आपको बताना है। अब बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी फ्लक्स एंड गिवन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो आपको जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताना है और जो एनर्जी फ्लक्स होता है उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को आपको बताना है। उसके अलावा आपको बतानी है कुछ आपको मतलब डेफिनेशंस बतानी है किसकी, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक ससेबिलिटी, क्यूरीज वाइज लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, राइट इट्स वैल्यू। तो इन सभी पर्सन्स को आपको क्या है, बताना है। तो ये सभी थे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे। अब बात करें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एम्पियर्स लॉ एक्सप्रेस इट इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो आपको जो एम्पियर्स लॉ है उसको बताना है और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को भी साथ के साथ लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, सो
व्हाट इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस टॉर्क ड्यू बट नॉट द फोर्स। मतलब आपको ये बताना है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं तो इलेक्ट्रॉन टॉर्क को जो महसूस करते हैं लेकिन बल को महसूस या फोर्स को महसूस नहीं करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ EM वेज इन 3377 ओम। तो ये वैल्यू कितनी भी आ सकती है, चेंज होके भी आ सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इम्पीडेंस है 377 ओम पर, वो बताना है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन मैग्नेटिक ससेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। तो आपको जो मैग्नेटिक ससेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी को बताना है, एंड द रिलेशन बिटवीन देम। और मैग्नेटिक ससेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, आपको इस पर बात करनी है। अब बढ़े 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको ये बताना है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इट, ये कितनी टाइप की होती हैं, और सभी का आपको क्या एक उदाहरण देना है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको ये दोनों बताने हैं। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो आपको जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है, इस पर आपको बात एक्सप्लेन करना है। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो आपको जो फिजिकल इंपॉर्टेंस बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट का। अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ दैट गाउस लॉ कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ। तो आपको ये बताना है जो गाउस लॉ है उसको कूलम्ब्स लॉ से कैसे बनाया जाता है। अब बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो आपको जो रिलेशनशिप बतानी है किसके बीच में, डाइपोल मोमेंट में और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी में। अब बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोर मैग्नेटोन। तो आपको ये बताना है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव द स्टोक्स थ्योरम ऑफ कर्ल। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे फिजिक्स के। उम्मीद है कि मुझे आपको इन प्रश्न को आप जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें।